हाय स्टूडेंट्स, बेटा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज कैसे हैं? आइए चलते हैं हम क्लास 8 में हिस्ट्री के साथ। लेसन सेकेंड है द फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटोरीज द कंपनी एक्सपेंशन इस्टेब्लिश पावर्स। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द 6th वीडियो ऑन दिस लेसन। इससे पहले मैं 5 वीडियो और कर चुका हूं। अगर नहीं देखें जाके यूट्यूब से देख लें ताकि आपको लाइन बाय लाइन का स्टोरी समझ में आ जाए। आज हम जो बात करेंगे इस टॉपिक में, जो हम लोग पढ़ेंगे आज, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक्स होगा, पॉइंट्स होगा, नॉलेजफुल होगा। क्योंकि इससे पहले जो हम टॉपिक पढ़े हैं वो पढ़े हैं जो आपका इंडिया का पार्ट्स जो है, ये जो इंडिया का जो पार्ट्स आपका है, इस तरह से जो ये जो हम लोग ऐसे इंडिया का मेरा मैप है इस तरह से। तो जो हम लोगों ने पढ़ा है इंडिया के मैप में, इंडिया का जो मैप में हम लोगों ने पढ़ा है, सबसे पहले देखा बंगाल वगैरह का, बंगाल में कैसे ब्रिटिशर्स जो है कब्जा किए। बंगाल के बाद अवध पे बक्सर की बैटल हुई। और ये जो आपका कह सकते हैं ईस्ट और नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट पे अंग्रेज़ ने कैसे शासन किया, इसको हमने देखा था कि बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था और इस ब्रिटिश गवर्नमेंट की जीत हुई थी। चूँकि अपने ही लोगों द्वारा, यानी कि यहाँ के जो रूलर्स थे, मुगल डायनेस्टी के जो रूलर्स थे, उन्हीं के जो मतलब भ्रष्ट नेता कह सकते हैं, लालची नेता कह सकते हैं, लालची राजा के मतलब अफसर कर सकते हैं, उन्हीं के धोखे से यहाँ के जो नेता मतलब वो किंग थे, उनकी हार हुई थी। और यहाँ हार की वजह से जो आपका नॉर्थ पार्ट या आपके कंट्री का है वो पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में चला गया था। इसको हम लोग देखे थे। लेकिन आज हम बात करेंगे मैसूर की, जो आपको कर्नाटका के आसपास का जो एरिया होता है उसको, जो यहाँ पर साउथर्न पार्ट, जो ये पार्ट्स आपका पेनिनसुलर पार्ट्स है, इस पार्ट की हम लोग स्टोरी को पढ़ेंगे कि इधर में कैसे ब्रिटिशर्स आए। इसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिशर जो अलग अलग हमारे कंट्री के कई पार्ट्स में जो है अपना आधिपत्य कर लिया था। इसको आज हम देखने वाले हैं कि हमारे कंट्री के और अधिक एरियाओं में कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना कंट्रोल की। इसको हम देखने का प्रयास करेंगे आज इसके वीडियो में, ठीक है। तो बेटा अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 16 को ओपन कर लें, पेज नंबर 16 को ओपन कर लें, ताकि आपको लाइन बाय लाइन का स्टोरी क्लियर समझ में आ जाए। ओके, देखते हैं द टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। देखिए, टीपू सुल्तान को हम टाइगर ऑफ मैसूर यानी कि मैसूर का शेर भी कहा जाता था, टाइगर ऑफ मैसूर। आखिर इसे क्यों कहते थे, इसमें क्या पावर था या फिर क्या इसमें मतलब मेरिट था जिसकी वजह से कहते हैं, आइए अब इसको देखते हैं। पेज नंबर आपका 16। द कंपनी रीस्टोर द डायरेक्ट मिलिट्री कन्फेडरेशन व्हेन इट सा द थ्रेट ऑफ द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। जैसे जैसे पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास बढ़ता गया, वो डायरेक्ट कंपनी को और रिस्टोर करने में जुट गई, यानी कि और कंपनी जो है अपना शासन सत्ता अधिक बढ़ाने में वो ज़्यादा जुटती गई। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द केस ऑफ द साउथर्न इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर। और इसको अधिक समझने के लिए हम लोग मैसूर की जो स्टोरी पढ़ते हैं, जो इंडिया के जो साउथर्न पार्ट्स है, जो साउथर्न पार्ट्स है इंडिया का, यहाँ की हम स्टोरी पढ़ते हैं मैसूर की, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे कैसे हुआ था। देखिए, तो मैसूर का आखिर, चलिए अभी जो कर्नाटका का एरिया है उसके आसपास के एरिया जो है मैसूर के अंदर आता है। मैसूर हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर्स लाइक हैदर अली। यानी कि मैसूर का सबसे अधिक ज़्यादा विकास और सबसे अधिक जो पावरफुल जो हुआ था वो हैदर अली के शासनकाल में हुआ था। जबकि हैदर अली जो है 1761 से 1782 तक राज्य किया था। और उसके जो लड़का था फेमस, यानी कि टीपू सुल्तान भी जो है शासन किया था 1782 से 1799 में। यानी कि ये दो रूलर जो हैं, हैदर अली और टीपू सुल्तान, इन दोनों के शासनकाल में जो है मैसूर का पावर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल रूलर हुआ करते थे। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट व्हेन द कंपनी परचेज पीपर कार्डमम। यानी कि मालाबार तट कहाँ है, जो ये कर्नाटका का जो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये जो मालाबार तट है यहीं पर है। मालाबार तट से जो है ये जो ब्रिटिशर्स थे वो व्यापार किया करते थे, खासकर से मसाले और पीपर्स का, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इनको प्रॉफिट हुआ करता था उस कोस्ट से व्यापार करने ब्रिटिशर्स को। तो इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ द सैंडलवुड, पीपर्स एंड कार्डमम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ द किंगडम। यानी टीपू सुल्तान ने क्या किया, 1785 में अपने पोर्ट से, यानी कि अपने राज्य मैसूर जो था, मैसूर का जो पोर्ट था यानी कि बंदरगाह था, वहाँ से ब्रिटिशर्स को व्यापार करने के लिए बिल्कुल ही बंद कर दिया था। जहाँ से ब्रिटिशर्स जो है सैंडलवुड यानी चंदन की लकड़ी, पीपर, मसाले वगैरह, मिर्च वगैरह जो है, काली मिर्च, इलायची वगैरह जब व्यापार किया करते थे, तो उसको बंद कर दिया, ठीक है।
ports his kingdom and disallowed local merchant from the trading with the company, यानी कि जो लोकल मर्चेंट थे उन्हें भी मना कर दिया कि भाई आप लोग कंपनी के साथ व्यापार नहीं करेंगे इस चीज़ का। ही आल्सो इस्टेब्लिश अ क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया, और जो टीपू सुल्तान जो था उसका जो रिलेशन था फ्रेंच से यानी कि फ्रांस से, वो हम लोग क्लास 9th में पढ़ेंगे। फ्रेंच रिवोल्यूशन जब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th में तो समझेंगे कि फ्रेंच क्या है और उसका क्या रिलेशनशिप हमारे कंट्री के साथ था। तो टीपू सुल्तान का जो फ्रेंच रिलेशनशिप था वो मतलब फ्रांस के साथ, उसकी वजह से जो है अपने मिलिट्री को या अपने सैनिकों को मॉडर्नाइज कर चुका था, अपने आर्मी का भी अच्छा व्यवस्था कर लिया था टीपू सुल्तान ने। द ब्रिटिश वेयर फ्यूरियस, जिसकी वजह से ब्रिटिश को जलन होती थी, ब्रिटिश को ईर्ष्या होती थी कि भाई ये हमें व्यापार नहीं करने दे रहा है और उसका सैनिक शक्ति भी अपना मजबूत कर रहा है। दे सा हैदर एंड टीपू द एम्बियस एंड एरोगेंट एंड द डेंजरस, उनके लिए जो है हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत ज़्यादा मतलब प्रतिभावान और डेंजरस साबित होते रहे थे। रूलर्स हु हैड टू बी कंट्रोल एंड क्रस्ट, और जो रूलर थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इसको चाहते थे कंट्रोल करना। 4 वार वेयर फाट विद द मैसूर, और मैसूर के साथ जो है ब्रिटिशर्स का 4 युद्ध हुआ। कब एक हुआ था आपका 1767 से 1769 तक, पहला हुआ था, दूसरा 1780 से 1784 तक, तीसरा जो आपका 1790 1792, और चौथा जो हुआ था सबसे इम्पोर्टेंट और प्रभावी था, इसमें मैसूर की जो किंग थे टीपू सुल्तान की हार हुई थी, वो हुआ था 1799 में। ओनली इन द लास्ट द बैटल ऑफ द श्रीरंगपट्टनम, यानी कि जो लास्ट बैटल याद रखना है 1799 में हुआ था, वो आपको श्रीरंगपट्टनम में हुआ था, जिसमें आपको इनकी हार हो चुकी थी। मैसूर के जो किंग थे टीपू सुल्तान, और ब्रिटिश गवर्नमेंट की जीत हो चुकी थी। टीपू सुल्तान वाज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टनम, और टीपू सुल्तान को उसके ही कैपिटल श्रीरंगपट्टनम में उसको मार दिया गया था। मैसूर वाज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलर्स डायनेस्टी ऑफ द वोडेयार एंड द सब्सिडरी अलायंस वाज द इम्पोज्ड ऑन द स्टेट। जो मैसूर जो था वो आपको टीपू सुल्तान से पहले जो राजवंश का राज हुआ करता था वोडेयार्स का, फिर उसी के साथ जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एलियंस करके यानी गठबंधन करके जो है उसको राज्य को सौंप दिया, उससे राजगद्दी पर बैठा दिया। हालांकि इन लोगों का भी हाथ था ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ वर्क करने में, ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट करने में, टीपू सुल्तान को हराने में। हम लोगों ने यही देखा था ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने ही मतलब हमारे ही लोगों को आपस में मिला करके दूसरे लोगों से लड़ा दिया करते थे और उसको हरा करके उसको राजगद्दी पर बैठा दिया करते थे, और फिर दोबारा उसको हरा कर तीसरे को, यानी कि इस तरह से एक दूसरे को लड़ा करके अपने काम को वो किया करते थे। अभी आप यहाँ एक इमेज देख रहे हैं जो टीपू सुल्तान के द्वारा बनाया हुआ है। एक टाइगर है जो एक ब्रिटिश अफसर के मतलब शरीर पर चढ़ा हुआ है, उसको काट रहा है। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट टीपू सुल्तान द्वारा बनाया हुआ एक इमेज है, जो कि अब जो है आपको अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में रखा गया है। सेफली जो भी है उसको देख सकता है। इसमें टीपू सुल्तान को जो हराया था 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम में, तो उसके यादगार में इसको बनाया गया है। अब यहाँ देखते हैं कि जो ये इमेज जो दिया हुआ है, टीपू सुल्तान जो है अपने 2 बेटों को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे रहे हैं। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस कंक्लूजन में लिखा हुआ है कि टीपू सुल्तान जो है हैदर अली एंड टीपू सुल्तान सेवरल बैटल्स, यानी कि काफ़ी ज़्यादा युद्ध हुआ है अंग्रेज़ों के साथ। बट इन द 1792 अटैक ऑन द कंबाइंड फोर्स ऑफ द मराठा, यानी कि जो मराठा थे, जो निज़ाम थे हैदराबाद के, एंड द कंपनी, यानी कि 3 लोग मिल करके इस टीपू सुल्तान को हराने में काम किया है। और लास्ट ट्रेटी हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, तो उस ट्रेटी में अपने 2 सन को होस्टेज के रूप में ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है। ये पेंटिंग आपको शो कर रहा है कि जब 1799 से पहले जो तीसरी लड़ाई हुई थी आपको ब्रिटिशर्स और इनके टीपू सुल्तान के बीच में 1792 में, तो इसको अपने होस्टेज के रूप में अपने 2 बेटों को इन ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे रहे हैं। ये पेंटिंग यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, आगे चलते हैं, देखते हैं जो वार विद द मराठा। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वार विद द मराठा। अभी आपने देखा कि टीपू सुल्तान को हराने में मराठाओं का बहुत बड़ा योगदान था। मराठा जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर मतलब साइड से लड़ रहे थे टीपू सुल्तान को हराने के लिए। जब देखा कि भाई टीपू सुल्तान हार गया, अब जो है सबसे बड़ा अधिक पावरफुल मराठा है, तो मराठा को फिर कैसे हरा जाए, फिर मराठा पर उन्होंने अटैक कर दिया था। तो देखते हैं, आइए।
फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी जो 1780 मतलब इसके हारने के बाद जो है 18th सेंचुरी में देखा गया था कि आल्सो साउट द क्रॉप एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय द मराठा पावर। अब जो सबसे बड़ा पावर यहाँ पर जो मराठाओं का है, इसको हराने के लिए ब्रिटिशर्स जो है वो मतलब लग गए थे। विद देयर डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761, यानी कि जो थर्ड बैटल पानीपत की हुई थी उससे मराठाओं की जो हार हो गई थी, और इसी हार की वजह से जो दिल्ली का सपना जो था उनको वो ब्रिटिश अंडर में चला गया था। देयर वे आर डिवाइडेड इंटू मैनी स्टेट्स अंडर द डिफरेंट चीफ्टेन, और जो मराठा भी थे वो अलग अलग कई राजवंशों के रूप में राज्य किया करते थे अलग अलग पार्ट्स पे। जैसे यहाँ पर सिंधिया जो है, होलकर है, गायकवाड़ है, भोंसल है, ये जो अलग अलग डायनेस्टी था मराठाओं का, ये अलग अलग एरियाओं में राज्य किया करते थे। दिस चीफ वेयर हेल्ड टुगेदर कन्फेडरेसी, और जो ये जो सबके जो चीफ थे, हालांकि अलग राजवंश थे लेकिन सब क्या करते थे, सब एक दूसरे से मिले हुए थे, यानी कि सब लोगों का अपना एक कन्फेडरेंसी था, एलियंस था पेशवा के अंडर में। और जो पेशवा हुआ करता था वो सबसे बड़ा चीफ और मिलिट्री का वो हेड हुआ करता था। ठीक है। महदजी सिंधिया एंड नाना फांस डिड फेमस मराठा सोल्डर्स एंड द स्टेटमेंट्स ऑफ द लेट 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के लास्ट में जो ये स्टेटमेंट हुआ करते थे, यानी कि स्टेट के हेड हुआ करते थे मराठाओं का, वो नाना पैडमिन्स और महादजी सिंधिया जो हुआ करते थे। अब देखिए मराठाओं की जो युद्ध हुई कैसे हुई। मराठाओं के साथ भी ब्रिटिशर्स का कई सारे युद्ध हुए। मराठा वेयर द सब्सिडेड इन अ सीरीज ऑफ वार, यानी कि मराठाओं की हार जो है कई सारी लड़ाइयों के अंदर में हुई है। इन द फर्स्ट वार दैट इंडेड इन 1782, यानी कि 1782 में जो है ये ट्रेटी हुआ था साल बाई के साथ, इस युद्ध की समाप्त हो गई थी। हालांकि इस युद्ध में किसकी हार हुई किसकी जीत हुई ये क्लियर जो है स्पष्ट नहीं समझ आता है। देयर वेयर नो क्लियर विक्टोरी। द सेकेंड एंग्लो मराठा, जो सेकेंड जो है इंग्लैंड और मराठा के बीच युद्ध हुआ था 1803 में हुआ था और 5 तक चला था। वाज फॉट एट डिफरेंट फ्रंट, यानी कि अलग अलग कई जगहों पर हुआ था। रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश अगेंस्ट उड़ीसा एंड द टेरिटोरीज नॉर्थ ऑफ द जमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली, यानी कि इस युद्ध की वजह से जो है उड़ीसा का पार्ट्स और दिल्ली का जो कुछ पार्ट्स जो है आगरा वगैरह का ब्रिटिश के अंदर में चला गया था। टेरिटोरी में होता है एक्चुअली इलाका। जैसे मान लिया कि एक राज्य है, एक किंग का ये पार्ट्स है, इसमें से कुछ पार्ट जो है ब्रिटिशर्स जो है ले लिए, तो ये टेरिटोरीज को बोलेंगे। तो टेरिटोरीज का मतलब होता है एक राज्य का छोटा सा इलाका, छोटा सा पार्ट जो है वो ब्रिटिश के अंडर में चला गया था। फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वार 1817-19 क्रस्ट मराठा पावर्स, यानी कि जो थर्ड जो युद्ध हुई थी ब्रिटिशर्स और मराठाओं के बीच में 1817 और 19 में, तो बिल्कुल रूप से मराठा के शक्तियों का हार हो गया था। एंड द पेशवा वाज द रिमूव्ड एंड द सेंट विद द बिदुर नियर कानपुर विद द परिजन, यानी कि जो पेशवा था उसको लास्टली जेल में बंद कर दिया गया था कानपुर के नज़दीक में। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटोरीज साउथ ऑफ द विंड्स, यानी कि अब यहाँ तो आप देखे ही थे कि यहाँ पर मतलब वेस्ट बंगाल वगैरह कलकत्ता वगैरह में इसका राज्य हो ही गया था, लेकिन मराठाओं और ये टीपू सुल्तान के हार से जो है ये जो पार्ट्स है, ये पूरा पार्ट्स जो आपका जो है ब्रिटिशर्स के अंदर में आ गया था। अब आते हैं क्लेम टू पैरामाउंटेसी। ये पैरामाउंटेसी क्या है बता दें आपको कि पैरामाउंटेसी एक ऐसा रूल्स होता है, एक ऐसा एक्ट होता है जिससे मान लो कि मैं राजा हूँ और मेरे हारने के बाद या मेरे मरने के बाद मेरा कोई भी अपना मतलब अपनी संतान नहीं है, तो वो राज्य जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने अंदर में ले लिया करती थी। इसी एक्ट को बोला गया था पैरामाउंटेसी। तो ये पैरामाउंटेसी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो क्लेम करते थे जिन राजाओं के अपने पुत्र नहीं हुआ करते थे। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द एबव दैट फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी द कंपनी परस्यूडेड द एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ द टेरिटोरियल एक्सपेंशन, यानी कि जो हम लोग ऊपर के स्टोरी जो देखे हैं अब तक यही देखा था कि 19th सेंचुरी के आते आते जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे अपने राज्य का विस्तार करने के लिए बहुत ही बड़ी एग्रेसिव और चतुरतापूर्वक जो है पॉलिसी बना रखी थी। अंडर लॉर्ड हेस्टिंग, यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग जब जनरल गवर्नर था हमारे कंट्री में आया था 1813 से 1823 तक, यानी कि नियर अबाउट आपको 10 ईयर्स तक हमारे कंट्री में वारेन हेस्टिंग्स की गवर्नर चली थी। और न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी, एक नया पॉलिसी पैरामाउंटेंसी का लागू किया था। ये कहता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि वाज इनिशिएटेड
नाउ द कंपनी क्लेम दैट ईस्ट अथॉरिटी was the paramount or supreme, hence its power was greater than the Indian state। यानी कि पारामाउंटेंसी एक ऐसा अथॉरिटी भी मान चुका था कि जो इंडियन स्टेट्स हैं, यानी कि इंडियन के जो राजा हैं या भी अधिकारी हैं, उससे ऊपर, उससे अधिक जो है पारामाउंटेन का जो है पावर होता है। In order to protect its interest, it was unjustified that annexing or threatening the annex to the Indian kingdom, यानी कि इसके माध्यम से जो है इंडियन राज्य था उसको हड़पने का ज़्यादा जो है इनको बेनिफिट मिला था। दिस व्यू काउंटिंग टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसी एज वेल, और इसको जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के पॉलिसी के अंदर में इसको लाभ भी दिया गया था। दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड। For example, when the British tried to annex the small state of Kittur, कर्नाटका जो है आज कर्नाटका के अंदर में आता है, रानी चन्मा took the arms and led to the anti-Britishers resistance movement, यानी कि ये रानी चन्मा जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मूवमेंट कर रही थी। सी वाज अरेस्टेड, और उसको अरेस्ट कर लिया गया 1824 में, एंड डेड इन द पेरिजन, जेल में ही मृत्यु हो गई थी 1829 में। अब बट रैना अ पुअर चौकीदार ऑफ संगोली इन किटूर, जो उनकी चौकीदार था, एक गरीब मतलब था, वो चौकीदार के रूप में वर्क करता था। कैरी टू द रेजिस्टेंस, और उसको ये मतलब उसको भी ये चालू रखा। विथ पॉपुलर सपोर्ट ऑफ द डिस्ट्रॉय मैनी ब्रिटिशर्स कैंप्स एंड रिकॉर्ड्स, और जो इतना बहादुर था ये चौकीदार जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की बहुत सारे चौकी जो है, यानी कि पुलिस चौकी जो है या रिकॉर्ड्स जो है उसको लॉस पहुंचाया था। ठीक है। ही वाज कैच एंड हैंग्ड बाय द ब्रिटिश इन 1930, और 1830 में उसे भी ब्रिटिश द्वारा पकड़ लिया गया और उसको फांसी की सज़ा दे दी गई। वी विल रीड मोर अबाउट द सेवरल केसेस, इसको हम लोग अलग नेक्स्ट बुक में, हम लोग जो सेकेंड बुक पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। तो ये था ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी जो था राज्य को विस्तार करने के लिए। इन द लेट 1830 द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रसिया। हालांकि 1830 के आसपास जो है थोड़ा सा ईस्ट इंडिया कंपनी को थोड़ा चिंताएँ सताने लगी थी कि रसिया जो है अपने पावर को बढ़ाते हुए अगर आपको साउथ एशिया के पार्ट्स में आ जाता है, और साउथ एशिया के पार्ट से होते हुए अगर इंडिया में आ जाता है, तो इनके व्यापार जो है, अब देखिए साउथ क्या है, हाँ ये जो आपका नॉर्थ ये पार्ट्स है आपका है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का जो पार्ट्स, यहाँ पर हम लोग का जो पंजाब हरियाणा गुजरात वगैरह का एरिया है, इस एरिया में जो है उनको डर था कि अगर ईस्ट इंडिया आपको रसिया का पार्ट यहाँ से आते हुए हमारे कंट्री में आ जाए तो उनके व्यापार को समस्या हो सकता है। नॉर्थ वेस्ट में ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट का जो पार्ट्स है इसको, तो it imagined that Russia might expand across Asia and enter India from the northwest, driving by this fear, the British now wanted to secure their control over the northwest। यानी कि डर था कि अगर यहाँ से रसिया का युद्ध करते हुए अगर इंडिया में प्रवेश करते गए तो फिर हमारा जो है व्यापार लस हो जाएगा, इसलिए क्या किया, जो इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है इसको भी ये मजबूत करने का प्रयास किया। इसलिए दे फॉट द प्रोग्लैंड वार विद अफगानिस्तान बिटवीन द 1838 एंड 1842, यानी कि 1842 में से जो है अफगानिस्तान के साथ वार किया और वहाँ भी अपना जो है इनडायरेक्ट जो है कंपनी का रूल एस्टैब्लिश कर दिया। सिंध वाज टेकन ओवर 1843, और सिंध को भी अपने राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट इन लाइन वाज पंजाब, फिर पंजाब को अपने कब्जे में कर लिया। बट द प्रेजेंस ऑफ द महाराजा रंजीत सिंह हेल्ड बैक टू द कंपनी, लेकिन फिर से जो है महाराजा रंजीत सिंह इनको मतलब कंपनी को पीछे खदेड़ दिया। लेकिन आफ्टर हिज डेट, उनके मरने के बाद 1839 में 2 प्रोग्लैंड वार्स वेयर फॉट विद द सिख किंगडम, और सिख राजाओं के साथ यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट युद्ध होने के बाद अल्टीमेटली इन 1849 पंजाब वाज अनेक्स्ट, यानी कि पंजाब को भी क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया। यानी कि देख रहे हैं यहाँ पंजाब जो है ये एरिया है पंजाब का, हरियाणा पंजाब है, यानी कि यहाँ भी क्या हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार यहाँ पर हो गया। अब यहाँ देते हैं द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सेस। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सेस क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। with the final wave of the annexation occurred under the Lord Dalhousie, who was the Governor General from 1848 to 1856। अब जो आपको जो वारेन हेस्टिंग्स है
या फिर जो आपको ये हाँ वारेन लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद जो है जनरल गवर्नर के रूप में लॉर्ड डलहौजी हमारे कंट्री में आए, और ये लगभग हमारे कंट्री में 1848 से 1856 तक रहे। और इन्होंने एक पॉलिसी को लाया दैट कम टू बी नोन एज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सेस। द डॉक्ट्राइन डिक्लेयर दैट इफ़ एन इंडियन रूलर्स डाइड विदाउट अ मेल हायर हिज किंगडम वुड लैप्स। दैट मीन्स मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था पैरामाउंटेसी के बारे में, हालांकि ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सेस है। इसके अकॉर्डिंग था कि अगर कोई राजा की मृत्यु हो जाती है और उसके वंश में यानी कि उसके अपना पुत्र नहीं रहता है तो उसका राज्य जो है ऑटोमेटिक ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में चला जाएगा। दैट इज़ बिकेम अ पार्ट ऑफ द कंपनी टेरिटोरी, और ये कंपनी का अधिकार हो जाएगा उस पर। इसी को बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सेस। ओके, वन किंगडम आफ्टर अनदर वाज अनेक्स्ड सिंपली बाय द अप्लाइंग ऑफ दिस डॉक्ट्रिन। और धीरे धीरे एक के बाद एक करके जो है पूरे जो है एरिया जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में चला गया था। सतारा इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है। सतारा सबसे पहले 1848 में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में चला गया था। इसके बाद है संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में। यानी कि 4-5 राज्यों का नाम दिया जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सेस की वजह से क्या ब्रिटिशर्स के अंडर में वो कंट्रोल हो गया था। फाइनली इन 1856 द कंपनी ऑल्सो लुक आफ्टर द अवध, और इसके बाद जो है अवध को भी अपने अंडर में ले लिया था। दिस टाइम ब्रिटिश हैड टू ऐड आर्गूमेंट। दे सेड दैट वेयर obliged by duty to take over the अवध in the other to free people from the मिस गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट को सही ढंग से काम न करने की वजह से इसको अवध से ये कर दिया गया था, अवध के नवाब को निकाल दिया गया था। और इन रेड ऑफ द ह्यूमिलिएटिंग वे इन विच द नवाब ऑफ डिपोज, और नवाब को मतलब ह्यूमिलिएट करके, दैट मीन्स इसको आत्मसम्मान को हानि करके इसको डिस्पोज कर दिया गया था। द पीपल ऑफ अवध ज्वाइंड द ग्रेट रिवोल्ट दैट ब्रोक इन 1857। और जो अवध के जो लोग थे वो 1857 में इसको रिवोल्ट कर दिए थे, आंदोलन कर दिए थे। और इसी को कहते हैं क्या, फर्स्ट बैटल फॉर फ्रीडम। यानी कि आज़ादी की पहली लड़ाई जो हुई थी आपको 1857 में हुई थी। 1857 की लड़ाई जो हुई थी, इसको हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ने वाले हैं, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ये लेसन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, मैं पिछले वीडियो में इसको कंप्लीट कर दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।